हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। वेलकम माय स्टूडेंट्स इन द्विवेदी फिजिक्स। आइए बच्चों, आज बात करते हैं 11वीं की फिजिक्स में कार्य, ऊर्जा और शक्ति नामक अध्याय या यूनिट में एक नए प्रश्न की, जो इस अध्याय या इकाई का एक दूसरा पार्ट कहलाता है। और इस पार्ट को हम पढ़ते हैं कोलिजन या संघट्ट के नाम से। इसमें बच्चों प्रश्न बहुधा जो पूछा जाता है उसका स्वरूप ये होता है कि एक विमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है, एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या है, द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है, इसकी गणितीय विवेचना कीजिए। इस तरह से ये मतलब 3 मोड में क्वेश्चन होते हैं। और उसका एक जेन्युइन रीजन होता है, वो ये होता है कि जब हम कोलिजन को डिफाइन करते हैं, संघट्ट को डिफाइन करते हैं, तो संघट्ट का मतलब होता है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच जो है पारस्परिक जो है इंटरेक्शन या अन्योन्य क्रिया का होना। तो अब दो लोग हैं, देखिए यहाँ ए आपको दिख रहा है, एक ए है और एक बी है। अब ये गतिशील है, तो इनमें जब हम गति की बात करते हैं तो दो चीजें आती हैं। एक तो मोशन स्टेट में हम डायमेंशन की बात करते हैं तो 1 डायमेंशनल मोशन होता है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है, 3 डायमेंशनल मोशन होता है। इस तरह से हम डायमेंशन की बात करते हैं। और जब हम मोशन की बात करते हैं तो दूसरा उसके वेलोसिटी की बात आती है। तो वेलोसिटी क्या होता है, जब इंटरेक्शन बिटवीन देम होता है तो क्या होता है कि उनकी वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो इस तरह से वो जो वेलोसिटी चेंज होती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, उसको अपन एक निकाय मानते हैं। तो इस तरह से ये जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं तो उस हिसाब से प्रश्नकर्ता आपके सम्मुख ये प्रश्न रखता है कि ये जो संघट्ट है ये एक विमीय है कि द्विविमीय है कि प्रत्यास्थ है कि अप्रत्यास्थ है। तो इस तरह से प्रश्नों का उत्तर देने के लिहाज से आपको तैयार रहना है। अपन पहले ही स्वरूप की बात करेंगे। अगर मान लीजिए हम इनिशियली इसको स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ना चाहते हैं, तब आपका प्रश्नकर्ता आपको ये पूछता है कि बच्चों एक विमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है, गणितीय विवेचना कीजिए। इसका एक बहुत ही एक पॉपुलर जो स्वरूप है वो ये होता है कि जो आपका रिजल्ट आता है, यहाँ देखिए रिजल्ट है एक विमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट का, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, या इसको हमने लिखा है माइनस ऑफ v1 माइनस v2। इसको हम ये कह सकते हैं कि संघट्ट के पूर्व जो एक वस्तु और दूसरी वस्तु के वेग में अंतर है, जिसे हम ये कहते हैं आपेक्षिक वस्तु, आपेक्षिक वेग। यानी संघट्ट के पूर्व इन वस्तुओं का जो आपेक्षिक वेग होता है वह संघट्ट के पश्चात आपेक्षिक वेग के ठीक बराबर होता है। या ऐसा कह सकते हैं कि संघट्ट के पूर्व दो वस्तुओं में वेग का अंतर संघट्ट के पश्चात दो वस्तुओं में वेग के अंतर के ठीक बराबर होता है। आप ये सिद्ध कीजिए। तो आप जानते हैं ऐसा प्रश्न कब आएगा, जब आपसे कहेगा कि संघट्ट आपका एक विमीय है और पूर्णतः प्रत्यास्थ है। यानी एक विमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट की गणितीय विवेचना की बात आपसे नहीं पूछी जाती, आपका स्वरूप क्वेश्चन का ये रहता है। तो आपसे ये कहिए कि ये क्यों जानना चाहता है कि क्या मेरे बच्चों को ये मालूम है कि अच्छा ये जो रिजल्ट है वो हम एक विमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए डिराइव किए थे, ऐसा मानकर या ऐसी एक और अपेक्षा से आपके सामने प्रश्नकर्ता इस प्रश्न को रख देता है। आइए अब इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अपने दिलो दिमाग में बैठा लेते हैं। यहां से शुरू करते हैं कि आखिर संघट्ट क्या चीज होती है। जब दो गतिशील वस्तुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है तो भौतिक विज्ञान में बच्चों यह घटना संघट्ट, इन इंग्लिश कोलिजन कहलाती है। जब संघट्ट होता है, अब दो वस्तुओं की बात हम करते हैं तो दो वस्तुओं के गतिशील होने में जब हम संघट्ट की बात करते हैं तो प्रथमता तो ये आती है कि आखिर ये दो वस्तुएं हैं तो इनका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड ऑफ मास होता होगा। उसको भी बच्चों अपन मान ही लेते हैं कि दो वस्तुएं हैं, ऐसा ऐसा उनका मास है। अब वो इनिशियली वो गतिशील है तो संघट्ट होता है तो गतिशील है, तो मतलब एक का वेग दूसरे से कुछ कम होगा तो दूसरे का उससे
कुछ अधिक होगा, तब ये एक दूसरे से क्या करेंगी, अन्योन्य क्रिया करेंगी, टकराएंगी, कोलिजन होगा इनमें। तो इस तरह की घटना को अपन संघट्ट कहते हैं। ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई कोलिजन की। अब जब संघट्ट होता है तब आप देखिए, संघट्ट के पहले भी वस्तु गतिशील है, संघट्ट के पश्चात भी वस्तु गतिशील है, तो इफेक्ट क्या होता है? जब संघट्ट होता है तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है ना, होती ही है। तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो वेलोसिटी से रिलेटेड हमने दो भौतिक राशियां अभी पूर्व में हाल ही में पढ़ी हैं। वो एक होता है रेखीय संवेग और दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। दोनों को हमने इसी यूनिट में पढ़ा था। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में कहीं कोई डाउट हो रहा हो तो आप अपने इसी यूनिट के पिछले वीडियोस देख सकते हैं। उसमें हमने बड़े आसानी से ये भी बताया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होती है, जो काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से रिलेशन है वो क्या होता है। इस पर न्यूमेरिकल भी हमने वीडियोस में डाले हैं। आप उसको इत्मीनान से बढ़िया पढ़ लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए। हाँ, एक बात मैं और बताता चलूं कि बच्चों, आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और इसके लिए जरूरी है कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि इस तरह के बढ़िया छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम ईमानदारी से समझने के लिए नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करते रहें। चलिए आगे चलते हैं। जब हम बात करते हैं कि ये संघट्ट हो गया यानी वेग परिवर्तित हो गया, तो वेग परिवर्तन का असर दो चीजों पर होता है। एक तो देखिए, हम कह रहे हैं कि m1 द्रव्यमान की जो वस्तु है वो u1 वेग से चल रही है संघट्ट के पहले, और m2 द्रव्यमान की जो वस्तु है वो संघट्ट के पहले u2 वेग से चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पहली वस्तु के लिए अगर हम बात करें तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, m1 u1 हो जाएगा। दूसरी का संवेग क्या हो जाएगा, m2 u2 हो जाएगा। अगर हम कुल की बात करें तो इस तरह से m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा। ये संघट्ट के पहले की बात है। अगर संघट्ट के पहले हम गतिज ऊर्जा की बात करें, मैंने अभी बताया कि दो चीजें हैं इस कॉन्सेप्ट में। एक तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम खासतौर से, और दूसरी चीज है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम संघट्ट के पूर्व की बात करते हैं तो 1/m1 u1 स्क्वायर, और इसी तरह से दूसरे की हो जाएगी 1/2 m2 और u2 स्क्वायर। यानी संघट्ट के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा जो निकाय है दोनों का, तो कुल इतना हो जाएगा। तो ये रेखीय संवेग हो गया और ये गतिज ऊर्जा हो गई। अब आप देख रहे हैं कि जब संघट्ट हो जाता है तो इनके वेग क्रमशः क्या हो जाते हैं। पहले का वेग बदल करके u1 से v1 हो जाता है, पश्चातवर्ती वेग जो है लिखा हुआ है, और इधर जो है m2 द्रव्यमान वाली जो दूसरी वस्तु है उसका वेग बदल कर क्या हो जाता है, v2 हो जाता है। मतलब अगर हम कहें कि पहली का रेखीय संवेग तो m1 v1 हो जाता है और दूसरी का रेखीय संवेग कितना हो जाता है, m2 v2 हो जाता है। अगर टोटल हम रेखीय संवेग कहें कि संघट्ट के पश्चात हुआ तो ये हो जाता है। और इसी तरह से हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो पहली की जो गतिज ऊर्जा है 1/2 m1 u1 स्क्वायर हो जाती है, और दूसरी की जो गतिज ऊर्जा होती है 1/2 m2 v2 स्क्वायर हो जाती है। अगर हम टोटल की बात करें तो रेखीय संवेग की ही तरह जो कुल गतिज ऊर्जा है वो निकाय की, यानी पहले की गतिज ऊर्जा और दूसरे की गतिज ऊर्जा संघट्ट के पश्चात, तो वो ये हो जाती है। अब अगर देखें इसको गणितीय रूप से तो देखिए m1 और m2 फिक्स रहते हैं, लेकिन u1 चेंज होता है v1 से और u2 चेंज होता है v2 से। निश्चित रूप से ये रेखीय संवेग भी पहली वस्तु का रेखीय संवेग जो संघट्ट के पहले था वही संघट्ट के पश्चात नहीं रहता है। या ऐसा कर सकते हैं कि गतिज ऊर्जा की बात भी अगर करें तो जो गतिज ऊर्जा संघट्ट के पहले है, पहले वस्तु की, जो कि उसका वेग बदल जाता है, तो गतिज ऊर्जा भी संघट्ट के बाद उसकी बदल जाती है। आखिर ये जो परिवर्तन है इसका इस पूरे निकाय पर जो रेखीय संवेग है और गतिज ऊर्जा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वास्तव में बच्चों इसी कॉन्सेप्ट की व्याख्या इस क्वेश्चन का आंसर करने में आप करते ये हैं कि रेखीय संवेग भी संघट्ट के दौरान परिवर्तित होता है, गतिज ऊर्जा भी संघट्ट के दौरान परिवर्तित होती है। अब वेग क्या है उसको थोड़ा सा हम यहाँ दोनों तरह से एनालाइज करते हैं। वेग एक सदिश राशि है, मतलब हो सकता है कि जब इन दोनों वस्तुओं में कोलिजन होता है तो वेग अपने केवल परिमाण से बदले, यानी उनकी दिशा नहीं बदले।
दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि वेग का परिमाण भी बदलता है और दिशा भी बदल जाती है। तो यदि दिशा की हम बात करते हैं, पहले करते हैं दिशा को छोड़ करके, दिशा को छोड़ करके अगर करते हैं बच्चों, मतलब जो m1 और m2 है बिफोर कोलिजन वो लीनियर मोशन में है, रेखीय गति में है, और उसकी जब दिशा नहीं बदलती तो मतलब संघट्ट के पहले भी और संघट्ट के पश्चात भी जो गति की दिशा है वो सरल रेखीय होती है। तो इस तरह से अब अगर संघट्ट हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, एक विमीय संघट्ट, क्योंकि संघट्ट के पहले भी दोनों वस्तुएं सरल रेखीय गति कर रही हैं और संघट्ट के पश्चात भी दोनों वस्तुएं रेखीय गति कर रही हैं। दूसरी बात भी कर लेते हैं, अगर परिमाण के साथ साथ दिशा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है तो ये समतल है भैया, समतल है तो एक्स डायरेक्शन में भी वस्तु की गति हो सकती है, वाई डायरेक्शन में भी वस्तु की गति हो सकती है। तो ये जो है दिशा की दृष्टि से अब आपका ये जो संघट्ट है वो द्विविमीय हो जाएगा। संघट्ट के पश्चात यदि वस्तु या वस्तुओं की गति की दिशा स्थिर नहीं रहती है, एक विमीय गति नहीं करती है वो वस्तुएं, तो वो संघट्ट आपका क्या हो जाएगा, द्विविमीय हो जाएगा। अब इसको हम प्रत्यास्थता की दृष्टि से बात कर लेते हैं, क्योंकि वही हमने कहा ना कि ये संघट्ट जो है आपका कितना मतलब वेरिएशन भरा कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको सभी छोटे छोटे जो पहलू हैं उसको समझकर इसकी हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। अब संघट्ट के प्रत्यास्थ होने का क्या आशय है, जैसे हमने कहा कि वस्तु A और वस्तु B जो m1 m2 द्रव्यमान की है, पहले एक u1 वेग से चल रही है, दूसरी वस्तु u2 वेग से चल रही है। जब संघट्ट होता है तो इनके वेग बदल जाते हैं, तो पहली का भी संवेग कुछ बदल गया और दूसरी का भी संवेग बदल गया, अर्थात संघट्ट के पहले और बाद में दोनों के संवेगों में कुछ ना कुछ फर्क आता है। वेग बदलता है तो संवेग भी बदल गया, जाहिर है गतिज ऊर्जा भी बदल गई। तो फिर आपको इस परिवर्तन को कैसे एनालाइज करना है, परिवर्तन को एनालाइज ऐसे करना है कि यदि संघट्ट के पूर्व पहली वस्तु का कुल संवेग और दूसरी वस्तु का कुल संवेग हम टोटल कर दें, मिला करके जितना रेखीय संवेग आता है, अगर वो संघट्ट के पश्चात दोनों वस्तुओं के कुल संवेग के ठीक बराबर होता है, मतलब संघट्ट के पूर्व कुल रेखीय संवेग संघट्ट के पश्चात निकाय के कुल संवेग के ठीक बराबर रहता है, तब हम ये कहते हैं कि रेखीय संवेग संरक्षित है। अब दूसरी चीज कौन सी है, दूसरी सदिश राशि, दूसरी भौतिक राशि क्या आती है, वो है गतिज। ऐसे ही अगर गतिज ऊर्जा के साथ भी होता है, यानी संघट्ट के पूर्व पहली वस्तु की गतिज ऊर्जा और दूसरी वस्तु की गतिज ऊर्जा का योग संघट्ट के पश्चात पहली वस्तु की गतिज ऊर्जा और दूसरी वस्तु की गतिज ऊर्जा के योगफल के ठीक बराबर है, तो हम कहते हैं कि संघट्ट में गतिज ऊर्जा संरक्षण का भी बाकायदा पालन होता है। अब अगर ये दोनों बातें एक साथ घटित हों, और तीसरी पहली हमने तय कर ली है कि संघट्ट के पहले दोनों वस्तुएं सरल रेखा में और संघट्ट के पश्चात भी दोनों वस्तुएं सरल रेखा में गतिशील हैं, तो संघट्ट कैसा है, एक विमीय है। अब यहां अगर दोनों बातें एक साथ लागू होती हैं कि संघट्ट में रेखीय संवेग संरक्षण भी रहता है और गतिज ऊर्जा संरक्षण का भी पालन होता है, तब हम इस संघट्ट को प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। बच्चों अगर दोनों को मिला दें कि संघट्ट अगर प्रत्यास्थ है और वस्तुओं की गति जो है एक विमीय है, तो ये प्रत्यास्थ संघट्ट कैसा हो गया, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट हो गया। यानी यदि दो गतिशील वस्तुओं में प्रत्यास्थ संघट्ट की बात, प्रत्यास्थ टक्कर की बात होती है, तो उसका आशय है कि संघट्ट के दौरान, संघट्ट के पहले और पश्चात वस्तुओं की गति एक विमीय और रेखीय संवेग साथ साथ गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। अब इसको परिभाषित रूप में करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको, अब हम प्रश्न के उत्तर की ओर ले चले। प्रश्न आया, एक विमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है, गणितीय विवेचना कीजिए। तो हमने ये कॉन्सेप्ट जो है बड़े आराम से सुना। इस वीडियो को बच्चों एक दो बार बड़े इत्मीनान से देखिए, और पहली जो ये बेसिक अवधारणात्मक बातें हमने बताया है, ये जो है
बिल्कुल आंख बंद करके इनका चिंतन कीजिए। वीडियो चालू कर दीजिए, लाइव कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए और कान वीडियो पर लगा लीजिए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बच्चे मेरे से कई बार कहते हैं कि सर ये जो गणित है वो तो बड़ी इजी है, लेकिन हमारे ये हिंदी समझ में नहीं आती है। उसका एक जेन्युइन रीजन ये है कि आप ये गणित को लगा देते हैं, लेकिन उसको जिस अवधारणा की जरूरत होती है, जो हम पहले बोलते हैं, तो आपको ये लगता है कि यार ये ऐसे ही बता रहे हैं। ऐसे नहीं बता रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। इसलिए आप बढ़िया वीडियो को पहले एक बार आंख बंद करके सुन लीजिए और फिर देखिए कि अच्छा अभी हम फिर कहेंगे कि ये एक विमीय प्रत्यास्थ संघट की परिभाषा है, माना जाना, ये तमाम इसकी गणितीय उधेड़-बुन करेंगे। तो जब आपको इसका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हुआ रहेगा तब आपको आ जाएगा कि अच्छा ये है एक विमीय प्रत्यास्थ संघट की अवधारणा और ये है उसका सिंपल सा मैथमेटिक्स। आइए प्रश्न का उत्तर बिल्कुल टू द पॉइंट अब बात करते हैं। यदि दो वस्तुएं इस प्रकार संघट्ट करती हैं कि संघट्ट के पूर्व और संघट्ट के पश्चात दोनों वस्तुओं की गति एक विमीय होती है, तो इस संघट्ट को हम एक विमीय संघट्ट कहते हैं। यदि एक विमीय संघट्ट में रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं, तो इस प्रकार का संघट्ट एक विमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। बच्चों ये हो गई एक विमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट की परिभाषा। अब आपको गणितीय व्याख्या करनी है, तो गणितीय व्याख्या में जब आपने कहा कि दो वस्तुएं हैं, गतिशील हैं, एक विमीय है, संघट्ट जो है प्रत्यास्थ है यानी रेखीय संवेग संरक्षित है, गतिज ऊर्जा संरक्षित है, तो उनको जो ये अवधारणाएं हैं, रेखीय संवेग है, काइनेटिक एनर्जी है, इसको आप थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए एक प्रतीकात्मक जो है चित्र बना लीजिए। यहाँ हमने बनाया कि ए नाम की एक वस्तु है। आप देख रहे हैं कि ए जो है थोड़ा सा बड़ी है और इस तरह से बी जो है थोड़ा छोटी है। आपने कहा कि इसका m1 मास है, इसका m2 मास है। संघट्ट के पहले जो है वो पहली वस्तु u1 वेग से चल रही है, दूसरी वस्तु u2 वेग से चल रही है। संघट्ट जब होता है तो संघट्ट के पश्चात ए वस्तु का जो वेग है वो बदलकर v1 हो जाता है और दूसरी वस्तु का वेग बदलकर u2 से v2 हो जाता है। अब जब ये चित्र आप बना लेते हैं तब यहाँ जो चीज हमने ये लिखा है गणितीय विवेचना में कि माना ऐसा है वैसा है, तो ये जब आप चित्र बना लेते हैं और पूरी बात जैसे हमने जो बताई कि आंख बंद करके आप समझ लिए होते हैं, तब आपको ये लिखना आसान हो जाता है। तो आप गणितीय विवेचना में लिखते कैसे हैं? मान लेते हैं कि एक वस्तु ए प्रारंभ में सरल रेखा में u1 वेग से चल रही है और उसी सरल रेखा में दूसरी वस्तु b जिसका द्रव्यमान m2 है वह u2 वेग से चल रही है। संघट्ट के पश्चात m1 द्रव्यमान वाली वस्तु अर्थात a का वेग u1 से बदलकर v1 हो जाता है और इसी तरह से m2 द्रव्यमान वाली वस्तु b का जो वेग है वह u2 से बदलकर और v2 हो जाता है। तब संघट्ट के पूर्व कुल रेखीय संवेग कितना हो जाता है? m1 u1 प्लस m2 u2। इसी प्रकार संघट्ट के पश्चात कुल रेखीय संवेग हो जाता है m1 v1 प्लस m2 v2। इसी प्रकार संघट्ट के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा हो जाती है 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। संघट्ट के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा हो जाती है 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब एक विमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट की परिभाषा से नंबर एक क्या है कि कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। तो अब लिखते क्या है कि अब एक विमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट की परिभाषा से निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात संघट्ट के पूर्व कुल रेखीय संवेग बराबर संघट्ट के पश्चात कुल रेखीय संवेग। मैथमेटिक्स में इसको क्या कहते हैं? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। आपने क्या किया? m1 को कॉमन ले लिया, इस टर्म में भी m1 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो माइनस में हो गया। m1 कॉमन है, आउटसाइड निकाल लीजिए तो u1 माइनस v1
ठीक इसी तरह इसको लेफ्ट टू राइट लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, आ जाएगा m2 इंटू v2 माइनस u2 फर्स्ट इक्वेशन। रेखीय संवेग संरक्षण का पालन करा लिया, एक समीकरण आपको मिल गया। ठीक इसी तरह से दूसरा नियम क्या है, गतिज ऊर्जा संरक्षण का। तो पुनः लिख दीजिए कि पुनः एक विमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट में रेखीय गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, अर्थात संघट्ट के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा बराबर संघट्ट के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा। ये संघट्ट के पहले की कुल गतिज ऊर्जा आपने लिख दिया 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, और इसी तरह से बाद की कुल गतिज ऊर्जा आपने लिख दिया। यहां से 1/2 देख रहे हैं, प्रत्येक स्टेप में कॉमन है, इसको आप आउट कर सकते हैं, क्रॉस हो गया दोनों साइड से। अब बचा m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। इसमें भी जैसे पहले समीकरण लाने के लिए हमने u1 m1 की टर्म जो है एक साइड और m2 की टर्म सेकंड साइड कर लेते हैं, ठीक इसी तरह से आप करते हैं तो ये दूसरा समीकरण मिल जाता है m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। दोनों को मिला दीजिए, मिला दीजिए का अर्थ क्या हुआ, उसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि रेखीय वो एक विमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट में रेखीय संवेग भी संरक्षित रहता है और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। दोनों को मिला दीजिए, मिलाते कुछ इस तरह से हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देते हैं, लिखते तो सिर्फ इतना है कि समीकरण 1 एवं 2 से आप जब 2 में 1 का भाग दिए, वेरी क्लियर कि m1 और m1 लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन है तो आउट हो जाएंगे। इसी तरह से m2 और m2 लेफ्ट और राइट में कॉमन है, राइट में कॉमन है तो वो आउट हो जाएंगे, यानी बचेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर सेकंड समीकरण में और v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर राइट हैंड साइड में, और इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट में u1 माइनस v1 और ये v2 माइनस u2। अब इसको देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक फार्मूला हम जानते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो वो सूत्र लगाएंगे तो a माइनस b यानी u1 माइनस v1 ये कट जाएगा, इसी तरह से a माइनस b तो v2 माइनस u2 ये भी कट जाएगा, यानी यहां से बचेगा u1 प्लस v1 और यहां से बचेगा u2 प्लस v2। फिर से यहां संघट्ट के पहले के वेगों को एक साथ और संघट्ट के पश्चात के वेगों को जब एक साथ रखते हैं तो आपको मिलता है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, यानी संघट्ट के पहले दोनों वस्तुओं के वेग का अंतर बराबर संघट्ट के पश्चात दोनों वस्तुओं के वेग का अंतर। इसको इस रूप में भी लिख लेते हैं कि फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट माइनस सेकंड, तो इसको इस तरह से कहते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट है कि, इसको तीसरा समीकरण मान लें, इस प्रकार स्पष्ट है कि एक विमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट में संघट्ट के पूर्व वस्तुओं का आपेक्षिक वेग संघट्ट के पश्चात ठीक बराबर होता है। कभी कभी बच्चों इस तरह का भी प्रश्न आता है कि एक विमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट में सिद्ध कीजिए कि संघट्ट के पूर्व आपेक्षिक वेग का मान संघट्ट के पश्चात आपेक्षिक वेग के ठीक बराबर होता है। तो बच्चों इस तरह से एक विमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट की गणितीय विवेचना करने को आपसे क्वेश्चन अगर परीक्षा में आता है तो उसके लिए आप तैयार हैं। और आगे अपन बात करेंगे अप्रत्यास्थ संघट्ट की एक विमा में, फिर द्विविमा में प्रत्यास्थ संघट्ट की। तो ये सभी वीडियोस द्विवेदी फिजिक्स में देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और इसके लिए फिर मैं कहूंगा कि द्विवेदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियोस हमारे लाइक करिए, शेयर करिए, तमाम दुनिया में ये फैल जाए और आपको लगे कि हमें फिजिक्स ट्रबल्स नहीं है, वो इजी है। ये है द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल का इजी फिजिक्स। थैंक यू।